गवर्नमेंट ने ऐसे शिक्षा मंत्री को बनाया जिसका ध्यान सिर्फ राजनीति, बट प्रैक्टिकल की दिक्कत बता रहा था कि प्रैक्टिकल में कंप्यूटर साइंस में जो है प्रैक्टिकल नहीं कराते टीचर अच्छे से। कुछ बिहार के विश्वविद्यालय के बारे में बता रहा था कि वहाँ बिना पैसे के गाइड नहीं रहता, फ्रेशर पार्टी कराने के लिए खोल दिया जाता था, आज वो बंद है। अगर छात्र संघ खराब है तो पूरे देश की राजनीति खराब है। कौन लाइब्रेरी के 24 घंटे खुलने के पक्ष में नहीं होगा। क्लब्स होती हैं, वो क्लब्स बहुत सारे विषयों पर चर्चा, डिस्कशन, डिबेट करती हैं। वहाँ तो गाइड पैसे लेता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसने भी कुछ काम किया। वो बम, वैसा बम तो मुझे नहीं लगता कि है। तो क्या आनंदीबेन पटेल भी गलत है? नमस्कार, मेरा नाम है बालकृष्ण। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय न्यूज़ नेटवर्क न्यू इंक। मेरे साथ आज साथी हैं पुरुषोत्तम रोहित, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस विभाग के रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि अफगानिस्तान और रूसिया संबंधों पर रिसर्च कर रहे हैं। आज हम विश्वविद्यालय की स्थिति पर कुछ बातचीत करेंगे। रोहित जी, आपका स्वागत है। रोहित जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय का एक गौरवमयी इतिहास रहा है, लेकिन वर्तमान में स्थितियां अगर देखी जाएं तो यहाँ पर रैंकिंग कम हो गई। पिछले 5 सालों में कुछ रैंकिंग कम हुई और प्रशासनिक व्यवस्था लचर हो चुकी है, छात्रावासों की स्थिति खराब है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद बालकृष्ण। मैं यहाँ 2017 में आया, तो सच कहूँ तो उस वक्त यहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर हांगलू थे, और उस समय भी लोगों को लगता था कि विश्वविद्यालय नीचे गिर रहा है। असल में क्या है, वाइस चांसलर आते हैं और एक जनमानस में मन बनता है कि वाइस चांसलर जो है ठीक काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसने भी कुछ काम किया। चाहे वो छात्रावास का निर्माण करना हो, कुछ ना कुछ काम किया। रिक्रूटमेंट के सवाल का है तो वो नहीं कर पाया, लेकिन मौजूदा स्थिति में हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारी रिक्रूटमेंट हुई हैं और शायद वो धीरे धीरे ये बदलाव हो सकता है। हम आशान्वित हैं उसको लेकर के, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं कि सिर्फ और सिर्फ और माहौल से नहीं, विद्यार्थी कैसे आ रहे हैं ये मायने भी रखता है। और हम विद्यार्थी को भी, एक विश्वविद्यालय का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि आप क्लासरूम में बैठे स्कूल की तरह पढ़ लिए। बहुत सारी गतिविधियां विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाती है। मैंने बहुत सारे रिसर्च किया इसके बारे में, चाहे स्वीडन के विश्वविद्यालय हो, चाहे अन्य बहुत सारे विश्वविद्यालय हो, जैसे हार्वर्ड, कोई भी, वहाँ बहुत सारे क्लब्स होती हैं। वो क्लब्स बहुत सारे विषयों पर चर्चा, डिस्कशन, डिबेट करती हैं। और डीयू के बारे में भी हमने सुना, बहुत लोग बताते हैं कि वहाँ पे डिबेट्स बहुत होती हैं। तो डिबेट्स, हर विषयों पे बात करना, लिबरल इंस्टीट्यूशन बनाना, ये सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी नहीं, पर मुझे लगता है कि विद्यार्थी का ग्रुप होना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, जो विश्वविद्यालय की सोचने की शक्ति, क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करेगी, और शायद हम और बेहतर हो पाएंगे। फिर छात्रावास में पहले बहुत ही अराजक माहौल था, लेकिन कुछ समय से काफी अच्छा माहौल, छात्रावास शांत हो चुके हैं, समय पे अलॉटमेंट होता है। इसके पीछे का क्या कारण? हाँ, इसके पीछे कारण ये है कि अब CUET भी इसके, मुझे लगता है, कारण है। CUET एग्जाम के जरिए जो है ऐसे विद्यार्थी आ रहे हैं जिनका ध्यान देश भर से आ रहे हैं। पहले तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी, उड़ीसा से भी लोग हैं, झारखंड और बहुत सारे जगहों से लोग आ रहे हैं। तो जब वो आ रहे हैं तो अलग प्रकार की माहौल बन रही है। मुझे लगता है CUET का इसमें बहुत रोल है। आप जैसे रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो रिसर्च फैसिलिटीज में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए क्या सहूलियत क्या है विश्वविद्यालय में, पहले और अब में? विश्वविद्यालय में रिमोट एक्सेस मिलता है लाइब्रेरी में, जिसके जरिए आप कोई भी दुनिया की किताब आप ढूंढ सकते हो, महंगे से महंगे जर्नल फ्री में ले सकते हो। और उस रिमोट एक्सेस को मैंने भी अप्लाई किया है। ऑनलाइन माध्यम से आप कहीं की लाइब्रेरी को कहीं से आप निकाल सकते हैं। और साथ में लाइब्रेरी खुली रहती है, और जो फेलोशिप मिलती है, सबको मालूम है, नन-नेट फेलोशिप मिलती है और JRF फेलोशिप मिलती है, जिसके माध्यम से वो कोई भी किताब, और जो कॉन्टिजेंसी फंड मिलता है, उसे कोई भी किताब खरीद सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसा कई जगह पे देखा जाता है कि जो हमारे गाइड होते हैं वो रिसर्च स्कॉलर को परेशान करते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में ऐसी चीजें नहीं आती हैं। तो यहाँ के प्रोफेसर्स के बारे में? हाँ, मैं एक बार मैं अपने गांव के एक व्यक्ति को बताया कि उनको मालूम चला कि मैं PhD स्कॉलर हूँ, फोन किया बधाई देने के लिए। जब उन्होंने बधाई देने के लिए फोन किया, फिर उन्होंने बोला, यार वहाँ तो गाइड पैसे लेता होगा। ये क्या मजाक है? मैं सोचा ये क्या चीज़ है, मैं तो कभी सुना ही नहीं था इसके बारे में, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इनाम की चीज़ है ही नहीं कि गाइड पैसा लेता हो। पर शायद वो कुछ बिहार के विश्वविद्यालय के बारे में बता रहा था कि वहाँ बिना पैसे के गाइड नहीं रहता, आपको गाइड को कुछ हिस्सा देना पड़ता है पैसे का, और JRF हो तो भी। ऐसी चीजें यहाँ तो देखने को नहीं? यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो बहुत अच्छा है, उस मामले में हम बहुत सही है। पिछले कुछ समय में भर्तियां हुई हैं, लगभग 700 पोस्टों पे नए सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की।
इसको आप कैसे देखते हैं कि आगे इसका क्या बेनिफिट? हाँ, मेरी बहुत दिलचस्पी थी उसके बारे में जानने के लिए, रिक्रूटमेंट किस माध्यम से हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो मैं कुछ लोगों से बात किया था जो नए नए रिक्रूटेड है, उनसे पूछा भी कि आप कैसे यहाँ पे आए हो। तो एक शिक्षक ने मुझे बताया, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, पर उन्होंने बताया कि वो यहाँ आना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती उनके दोस्त ने उनको जबरदस्ती टिकट करा के भेजा कि जाओ इंटरव्यू दे के आओ, जो होगा सो होगा। और वो इंटरव्यू दिया, उनका सिलेक्शन हो गया। छात्रों के शैक्षिक माहौल पर कैसा देखते हैं? ये बहुत मैं पूछता रहता हूँ, जो हमारे जूनियर साथी विद्यार्थी हैं उनसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के नए, जैसे मैं कल बात कर रहा था साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से, अमल हमारा जूनियर है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के नए प्रोफेसर कैसे हैं, कंप्यूटर साइंस से कैसे हैं। तो उसने बताया कि कंप्यूटर साइंस के जो शिक्षक है वो नए जो आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो नए बहुत अच्छे से बात करते हैं, काम करते हैं। बट प्रैक्टिकल की दिक्कत बता रहा था कि प्रैक्टिकल में कंप्यूटर साइंस में जो है प्रैक्टिकल नहीं कराते टीचर अच्छे से, बाकी सब सही है। कुछ घटनाएं देखी जाती थी, जैसे प्रशासन की तरफ से कहा जाता था कि छात्रावास में बम बनाए जाते हैं, अराजक तत्व रहते हैं, और बमबाजी की घटनाएं कटरा में और विश्वविद्यालय परिसर में भी देखी जाती थी। अब इसमें कैसा परिवर्तन आया हुआ? हॉस्टलों में बहुत रिजल्ट आते थे, शुरुआत से ही छात्रावास ने अपने परचम लहराया। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी एक अलग प्रकार से लगते हैं, वहाँ एक सीनियर एक जूनियर को कुछ सिखाता है और सब साथ मिलके काम करते हैं। ये बहुत पुराने समय से देखने को मिला है। मुझे लगता है मैं भी इसका अनुभव किया हूँ। हमारे हॉस्टल से भी बहुत एसडीएम बने हैं, हमारे हॉस्टल से भी हाल में बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, असंख्य असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, पीजीटी टीचर बने हैं। मेरा प्रश्न था कि छात्रावासों में अराजकता पहले देखी जाती थी, तो क्या ये सीनियर जूनियर की परंपरा अपने आप में ऐसा कहा जा सकता है कि जो सीनियर छात्र पहले बम चलाते थे उन्होंने जूनियर छात्रों को बम चलाना सिखा दिया? मैं इस पे बात कर रहा था। बम, मुझे लगता है कि वो बम, वैसा बम तो मुझे नहीं लगता कि है, चाहे कोई कुछ कह ले, वो बम नहीं है, वो पटाखे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत हानिकारक थे। ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है कि पहले छात्र संघ का चुनाव होता था यहाँ पर, जिसमें काफी अराजकता होती थी। छात्र संघ चुनाव बंद होने पर क्या इसके दुष्परिणाम हुए और क्या इसके बेनिफिट हुए छात्रों के लिए? इसके छात्र संघ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छात्र गतिविधियों के लिए आप देखोगे कि कहीं भी अच्छे विश्वविद्यालयों में, जिसकी आप कॉपी कर लो ना, जो लोग कहते हैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कहे स्वीडन, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री के, वहाँ छात्र संघ है। ऑक्सफोर्ड यूनियन हमेशा डिबेट कराती है, और हमारे यहाँ भी मैं देखता था कि छात्र संघ भवन जो है कम से कम फ्रेशर पार्टी कराने के लिए खोल दिया जाता था, आज वो बंद है। छात्र संघ भवन कई गतिविधियों के लिए डिबेट्स कराती थी, विद्यार्थियों के बीच कार्यक्रम कराती थी, मुझे याद है, मैं देखता था उसको। वो बंद हो गया है। कहीं ना कहीं इसका कोई उपाय देखना चाहिए, क्योंकि हर किसी को लगता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कम से कम अपनी बात को रख सके। हमने देखा आनंदीबेन पटेल ने क्या कहा कि छात्र संघ के जो अध्यक्ष होंगे उनको कार्य परिषद का सदस्य बनाना चाहिए। तो क्या आनंदीबेन पटेल भी गलत है? योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे कहा कि छात्र संसद होना चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं सही है, पर कुछ नहीं है तो क्या वजह है? क्या इस पे सबको विचार करना चाहिए। छात्र संघ के डिमेरिट्स क्या हैं? अगर हम केवल डिमेरिट्स पे बात करें तो छात्र संघ होने से छात्रों का क्या नुकसान हो सकता है? छात्र संघ नहीं, भारतीय राजनीति को के जो हुक्मरान हैं और जिन पार्टी के लोगों ने उसको गंदा स्वरूप दिया है, उसका ही हमें यहाँ पे एक दिखता है। अगर छात्र संघ खराब है तो पूरे देश की राजनीति खराब है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पहले छात्र संघ था, फिर भी सिलेक्शंस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में और स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन में होते रहते थे? बिल्कुल होता था, लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है कि छात्र संघ ना होने की वजह से प्रशासन मनमाना हो गया। क्या ऐसा आप कहना चाहते हैं? नहीं, छात्र के पास और भी माध्यम है अपनी बात को रखने का, लेकिन छात्र संघ होता है तो एक बड़ी आवाज मिलती है। हालांकि बच्चे अभी भी अपनी आवाज रखते हैं और कई बार प्रशासन सुनते भी हैं और सुना भी है। क्या विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि होना आवश्यक था? फीस वृद्धि का जहां तक सवाल है, इस पे पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि लगभग विश्वविद्यालयों के ग्रांट काटे गए हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि, जैसे कि जेएनयू में भी की गई, और बाकी भी जितने राज्य विश्वविद्यालय हैं उनमें फीस वृद्धि की गई। इसमें मैं विशुद्ध रूप से सरकार की कमी मानता हूं, बजाय कि विश्वविद्यालय प्रशासन की, कि उन्होंने फीस वृद्धि के लिए मजबूर किया। सब लोग जानते हैं कि उसने कहा कि अपने फंड खुद इकट्ठा करना है और फंड को काटेगा। शिक्षा बजट कम किया जा रहा है,
जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से शिक्षा बजट को कम किया जा रहा है। फेलोशिप बहुत दिनों पे आ रही हैं। गवर्नमेंट को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट ने ऐसे शिक्षा मंत्री को बनाया जिसका ध्यान सिर्फ राजनीति पे है। धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ और सिर्फ यहाँ के प्रभारी वहाँ के प्रभारी बनाए जाते हैं। उनका फोकस शिक्षा और विश्वविद्यालयों के सुधार पे नहीं है, और यही वजह है कि शायद विश्वविद्यालयों में ध्यान नहीं जा रहा है। गलत वाइस चांसलर्स बनाए जा रहे हैं और गलत तरीके से केवल पैसे धन उगाही के लिए उनको बनाया जा रहा है। नियुक्तियां कितनी फेयर होती हैं? अगर हम शिक्षकों की नियुक्तियों पे बात करें, ऐसा आरोप लगता रहता है। अभी कुछ दिनों पहले मैं खबर एक पढ़ रहा था कि नैक की रिपोर्ट, नैक जो रैंकिंग करती है, उसके एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया और जेएनयू विश्वविद्यालय के 2 आचार्यों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मामला यह था कि पैसे लेके किसी प्राइवेट विश्वविद्यालय को रैंकिंग अच्छी देने की बात। तो क्या हम मान सकते हैं कि पूरे कुएं में ही भांग मिली हुई है? बिल्कुल। मैं इस पे बहुत गहन अध्ययन एक बार कर रहा था, सोच रहा था कि क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जो फेयर तरीके से पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में रिक्रूटमेंट हो, क्योंकि सिर्फ इंटरव्यू के हिसाब से रिक्रूटमेंट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये तय किया गया, जो विद्वत परिषद है यहाँ की एकेडमिक काउंसिल, उसने ये तय किया, जिसमें सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं मेंबर, उसने बैठक में तय किया कि हम परीक्षा लेंगे, लिखित परीक्षा लेंगे और उसके बाद शॉर्टलिस्ट करेंगे और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। लेकिन कार्य परिषद ने उसको ख़त्म कर दिया। शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो विद्वत परिषद की बात को कार्य परिषद ने पलट दिया और उसको नहीं होने दिया। तो इसके पीछे क्या वजह है सब जानते हैं। अगर ये होता कि विद्वत परिषद ने जो बात कही उसको लागू किया जाता, तो एक एग्ज़ाम होता, एग्ज़ाम के जरिए शॉर्टलिस्ट होते, फिर जाके इंटरव्यू होता। बिना शॉर्टलिस्ट किए हुए किस हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया गया, क्या हुआ, फिर वो आए इंटरव्यू में कैसे, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे रिक्रूटमेंट हमेशा ही संशय के घेरे में रहते हैं। आपसे कुछ प्रश्न मेरे हैं कि विश्वविद्यालय परिसर में महिला छात्रों के लिए कैसा माहौल है? सुरक्षित, असुरक्षित, किस तरीके का वातावरण है? अभी महिलाएं कितनी सहज है? देखिए, इसको हम पूरा तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह सहज है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे वैसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। महिलाएं आती हैं। कुछ समय पहले आरोप लगता था कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर महिला छात्रों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जो शौचालय बने भी हैं उनमें ताला मारा गया है। तो अभी की क्या स्थिति है? क्योंकि यहाँ की कुलपति जो है एक महिला है, और उनके आने के बाद क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? हाँ, उन्होंने सजावट तो बहुत की है विश्वविद्यालय की, फूल बहुत लगाए गए हैं और मुझे लगता है कि नई बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, हॉस्टल भी बनाया है। लेकिन टॉयलेट्स की जहाँ तक बात है तो देखेंगे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर टॉयलेट्स बने हुए हैं, महिलाओं के लिए अलग से बने हुए हैं, बिल्कुल। और बाहर की जहाँ तक बात है, पिंक टॉयलेट बनी है, वो तो खुली रहती है। ठीक है, ये अच्छा संकेत है एक महिला कुलपति होने का भी। अगर हम प्रोफेसर और छात्रों के संबंधों पे बात करें कि कितने सहज हैं छात्र यहाँ के, जैसे कि हम जेएनयू में देखते हैं कि कोई भी छात्र होता है, अगर उसे कुछ समस्या है तो अपने प्रोफेसर के पास 8 बजे रात में उनके आवास पे भी जा सकता है। यहाँ के प्रोफेसर और छात्रों के बीच में कैसा संबंध? सब मसला होता है संख्या, अनुपात कितना है। एक शिक्षक के अंदर अगर आप 200 लोगों को डाल देते हो तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है पर्सनल स्पेस मेंटेन करना। और अगर एक प्रोफेसर जो जेएनयू में है उनके पास बहुत कम विद्यार्थी होते हैं, तो एक कारक तो ये भी है। और कुछ कारक ये भी है, कुछ प्रोफेसर यहाँ बहुत हठी हैं, निर्लज हैं, उनको बस अपना भाव दिखाना आता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक को एक शिक्षक के रूप में, पर मैक्सिमम यहाँ पे शिक्षक सही हैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और नए शिक्षक जो है उनमें ज़्यादा छात्रों के साथ घुल मिल का आदत है, वो ज़्यादा घुलते मिलते हैं जो नए शिक्षक आए हैं। रोहित जी, बातचीत के क्रम में एक चीज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय की जब स्थापना की गई थी तो उसके संविधान में लिखा गया था कि यह विश्वविद्यालय सिविल सेवकों की फैक्ट्री के लिए बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि हम देश को सिविल सेवक देंगे। अभी की स्थिति कैसी है? यहाँ पर सिलेक्शन का दर कितना है? राज्यों में और संघ लोक सेवा आयोग में कितने लगभग? हमने देखा था कि कुछ साल पहले मैंने देखा था कि यहाँ पे PCSJ के सिलेक्शन लगभग 200 के करीब यहाँ से लोग निकले थे। एक बार हमने देखा कि यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट जो यूपी के हैं उनकी संख्याओं में यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संख्या हमेशा अग्रणी रहती है। तो इस मामले में तो हम अभी भी आगे हैं।
जहाँ तक देश में जो सिविल सर्विस जो आईएएस और ये पीसीएस आईएएस बनने की जो वो है नंबर्स वो घट गई है, उसके पीछे बहुत से कारक हैं। मैंने पहले बताया कि यहाँ पे एक माहौल होता था, लोगों के अंदर कंपटीशन था, सभी लोग अब दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं और शायद अब मुझे लगता है कि दिल्ली से अब लोग किसी और रवाना होने की शुरुआत हो रही है और मैं तो पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि शायद बदलेगा, लेकिन अभी तो नहीं। क्या इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है हमारा काफी समय से चेंज नहीं किया गया है और वो वर्तमान स्थिति में परिवर्तन की मांग करता है। विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है और सिविल सर्विस का जो सिलेबस है उनमें काफी परिवर्तन आ चुका है। इसका कारण ये है या फिर शिक्षक और छात्र अनुपात, जैसा कि आपने कहा? एक वजह आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया, सिलेबस में बदलाव की ज़रूरत है। कुछ बदलाव हुए भी हैं लेकिन उस हिसाब से एकदम सिमिलर बदलाव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ध्यान विश्वविद्यालय प्रशासन का उस ओर सिर्फ नहीं है, वो एकेडमिक करके कोशिश कर रही है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अंदर से जो देख रहा हूँ। वो सिविल सर्वेंट वाला जो एक होता है कि अगर ये उसके मैंने देखा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट में मैंने देखा है 2005 में लिखा हुआ है कि हम सिविल सेवक देने के लिए उनके उद्देश्य में लिखा है कानून के, तो उसमें उनको विश्वविद्यालय को एक माहौल बनाना चाहिए और जैसा नहीं है कमेटी होनी चाहिए जिसमें या कुछ तरह कोचिंग या कुछ इस तरह की। अब देखो जामिया आपने देखा कोचिंग शुरू कर दिया है यहाँ पे, जिसके संविधान में लिखा है वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए। हाँ, जामिया में हमने ऐसा देखा था कि कुछ दिनों पहले जितने भी विगत 3-4 सालों में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रिजल्ट आए हैं उसमें 30+ सिलेक्शन जामिया विश्वविद्यालय से आए हैं। ये एक बेहतर पहल है, ऐसा होना चाहिए विश्वविद्यालय में। जिसके कानून में लिखा हो हाँ, उसको तो जरूर करना चाहिए कुछ ऐसा। यहाँ की एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है मेरा कि बाकी के जो विश्वविद्यालय हैं, जेएनयू है, बीएचयू है, वहाँ की लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी है, 24/7 आवर ओपन रहती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, जहां तक मुझे जानकारी है अभी, वो 9 बजे रात में बंद कर दी जाती है। क्या इसको थोड़ा सा समय और बढ़ाया जाना चाहिए? कौन लाइब्रेरी के 24 घंटे खुलने के पक्ष में नहीं होगा? सब लोग चाहते हैं, पर शायद कुछ वजह है जिसकी वजह से, एक तो महाकुंभ की वजह से कुछ दिन बंद रहा और उसके पहले भी ये बंद रहता था, लेकिन मुझे लगता है कि खुलना चाहिए क्योंकि लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी चीज़ है सबके लिए, स्कॉलर्स के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जब चाहे तब चाहे और पढ़े लिखे।